नमस्कार साथियों, मिशन सीटेट जनवरी 2024 की आज की क्लास में हम लेकर आए हैं पेपर 2 के लिए गणित विज्ञान का निचोड़। परीक्षा की अंतिम घड़ी है और आप सभी अपने तैयारी में डटे होंगे। अंतिम रूप देने के लिए इस परीक्षा में आप सभी को अच्छे मार्क्स लाने के लिए आज की जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। टॉप 30 MCQ हैं जो आपकी मदद करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने में, और पूरी उम्मीद और आशा है कि आप इस परीक्षा में सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शंस हैं: अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना, अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना, एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे इस उम्र में सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। तो अभिवृत्ति का मतलब एप्टीट्यूड से है यहाँ पे, तो एक कोई विशिष्ट एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं होती है गणित सीखने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है प्रश्न नंबर 2 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। गणित में एक कंजेक्चर बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता। दूसरा है एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 से बड़ी कोई संख्या है, यानी 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का ही योग होगा। अगर आप इसको लिख के देखेंगे तो आपको यही आएगा, हर बार सम संख्याएं आएंगी। तो एक तरह से ये जो है कोई इसको स्वीकृत नहीं किया गया, कोई सिद्ध नहीं किया गया, लेकिन ऐसा मान लिया गया और ये कहीं ना कहीं सच भी है अनुभव के आधार पे। प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। एक का उदाहरण है, यानी किसका इनमें से उदाहरण है? डैश एक का उदाहरण है। पहला है सामान्यीकरण, फिर है प्रमेय, कंजेक्चर, अवगृहित। जो अभी हमने कंजेक्चर की बात की तो वही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंजेक्चर। क्योंकि ये जो भी आता है वो आपका एक तरह से सत्य या वास्तविक लगते हैं किंतु इनकी सत्यता को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है। एक अध्यापिका गणित की अवधारणाओं से संबंधित त्रुटियों को कैसे संबोधित कर सकती है? कक्षा में औपचारिक कलन विधि पर बल देकर, कक्षा में बहुत से प्रश्नों का स्वयं हल प्रस्तुत करके, योगात्मक आकलन युक्तियों का उपयोग करके, वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग करके। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग करके। जब एक युक्ति काम नहीं कर रही है तो फिर दूसरी, यानी विभिन्न प्रकार की शिक्षण टेक्निक्स हैं, सूत्र हैं, विधियां हैं, उनका उपयोग करें। प्रश्न नंबर 6 है। मार्था बताती है कि 1 किलो का केक बनाने के लिए 4 चम्मच मक्खन चाहिए, इसीलिए आधा किलो का केक बनाने के लिए 2 चम्मच मक्खन चाहिए। मार्था किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? क्षेत्र का संरक्षण, अनुमान का संरक्षण, अनुमान लगाना, समानुपातिक चिंतन। तो देखिए यहाँ पे मार्था कह रही है कि 1 किलो का केक बनाने के लिए 4 चम्मच, अगर हाफ केक बनाएगा यानी आधा केक बनाएगी तो सीधी सी बात है 4/2 यानी 2 चम्मच केक लगेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे वो यूज कर रही है समानुपात वाला नियम, इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6 का प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4, समानुपातिक चिंतन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 5 को क्रम सूचक तरीके से रखा गया है, यानी जिसमें संख्या 5 के क्रम की बात की गई हो? पहला है प्रत्येक समूह में 5 सदस्य हैं, इस डब्बे में 5-5 पेंसिलों के कई समुच्चय हैं, अपनी कक्षा के वार्षिक परिणाम में मेरा 5वां स्थान है, मेरे कुल 5 मित्र हैं। तो देखिए जहाँ पे क्रम की बात होती है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह का शब्द। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 7 का, अपनी कक्षा में वार्षिक परिणाम में मेरा 5वां स्थान है। प्रश्न नंबर 8। गणित सार संग्रह किस भारतीय गणितज्ञ का काम है? आर्यभट्ट, महावीर, ब्रह्मगुप्त, श्रीनिवास, रामानुजन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महावीर या महावीराचार्य, जिन्होंने 850 ईस्वी में
गणित सार संग्रह जो है इसकी ग्रंथ की रचना की। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ पुस्तक का सबसे कम रूप से महत्वपूर्ण रूपक है। रूपक का मतलब यहाँ पे फीचर, और कम रूप मतलब जो सबसे लो इफेक्ट वाला हो। पहला है अवधारणा से संबंधित रंग बिरंगे चित्र, अवधारणा और उप अवधारणाओं को उजागर करना, दैनिक जीवन के साथ गणितीय अवधारणाओं को जोड़ना। चौथा है मानक क्रियाविधियों की दक्षता के लिए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न। तो देखो, रंग बिरंगे चित्र और अवधारणा उपधारणाओं को उजागर करना, ये भी ठीक है, और दैनिक जीवन के साथ गणितीय अवधारणाओं को जोड़ना, ये भी सही है। यानी ये सब इफेक्टिव है। सबसे कम इफेक्टिव कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, मानक क्रियाविधियों की दक्षताओं के लिए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, निम्नलिखित कक्षा में जियो बोर्ड, बिंदियों वाला ग्रिड, पेपर कटआउट, टेनग्राम का उपयोग करना डैश से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता करेगा। आकृतियों, बीजगणित, मापन, आंकड़ों का प्रबंध। तो ये सारे जो आपके टीएलएम में एक तरह से यूज होते हैं वो ये होते हैं आकृतियों के लिए। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो गया आपका आकृतियाँ। प्रश्न नंबर 11 है, रूब्रिक के माध्यम से आकलन करने के बारे में कौन सा निर्देश सबसे कम रूप से उपयुक्त है। सबसे लो इफेक्ट वाला देखेंगे। यह पाठ की योजना अच्छी तरह से बनाने में सहायता करता है, विद्यार्थियों को समग्रता के आधार पर ग्रेड देने में सहायता करता है, अनेक उत्तरों वाले प्रश्नों के आकलन में सहायता करता है, विश्वसनीय प्रश्न पत्र तैयार करने में सहायता करता है। तो देखिए, पाठ योजना को अच्छी तरह से बनाने में सहायता करता है, विद्यार्थियों को समग्रता के आधार पर ग्रेड देने में भी सहायता करता है, और प्रश्न पत्र को तैयार करने में भी विश्वसनीय होता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 11 का तीसरा, अनेक उत्तरों वाले प्रश्नों के आकलन में सहायता करता है, जो कि सही बात नहीं है। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को समझने में मदद करे। गणित एक कठिन विषय है, ये तो यहीं पे गलत हो गया। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना का विकसित करना, ऐसा भी उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों में अमूर्त विचारों के साथ काम करने के लिए गणितीय चिंतन विकसित करना, ये सही बात है। गणित विद्यार्थियों में अमूर्त विचारों के साथ काम करने के लिए गणितीय चिंतन विकसित करना, यही इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एक विशिष्ट दृष्टांत जो गणितीय सामान्यीकरण को असत्य दर्शाता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे असत्य शब्द का प्रयोग किया। असत्य दर्शाता है वह है प्रमाण, कंजेक्चर, उदाहरण द्वारा प्रमाणीकरण, प्रत्य उदाहरण। तो प्रश्न नंबर 13 का जो है सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रत्य उदाहरण, यानी कि काउंटर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं। बाकी सारे क्या हैं? सत्य दर्शाते हैं। विशिष्ट दर्शाते गणितीय सामान्यीकरण को, ये तीनों चीज़ें, प्रमाण है, चाहे कंजेक्चर हो, उदाहरण द्वारा प्रमाणीकरण हो, ये सारे सत्य दर्शाते हैं। और असत्य कौन दर्शाता है? प्रत्य उदाहरण या काउंटर एग्जाम्पल। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने में सहायक नहीं है। गिनतारा, जियोजेब्रा, डाइस ब्लॉक्स, माचिस की तीलियों का बंडल बनाना। तो सीधी सी बात है, इसमें जियोजेब्रा जो है नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, जो भी ज्यामिति की अवधारणा है उससे रिलेटेड है। बाकी गिनतारा है, डाइस ब्लॉक्स और माचिस की तीलों का बंडल बनाना, ये सभी जो है स्थानीय मान से रिलेटेड हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आंकड़ों का प्रबंध पढ़ते हुए कक्षाई प्रणाली के रूप में बच्चों की समझ विकसित करने की सबसे उपयुक्त युक्ति क्या होगी। यानी आंकड़ों का प्रबंध पढ़ाते हुए, तो इसमें भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले, परीक्षाएं, प्रश्नोत्तरी, सर्वेक्षण। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, आंकड़े जो हम इकट्ठे करते हैं वो करते हैं सर्वेक्षण के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 16 है, गणित में रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता, यानी फॉर्मेटिव जो भी है असेसमेंट नहीं किया जा सकता। कब? जब विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के विश्लेषण द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य और गृह कार्य द्वारा, परियोजनाओं एवं पोर्टफोलियो द्वारा, सत्रांत परीक्षाओं द्वारा। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सत्रांत परीक्षाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। बाकी विद्यार्थी द्वारा त्रुटियों के विश्लेषण द्वारा भी किया जा सकता है, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य और गृह कार्य द्वारा, परियोजना एवं पोर्टफोलियो द्वारा भी। प्रश्न नंबर 17 है, विज्ञान की प्रकृति के विषय में हमारी समकालीन समझ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति नहीं रखता। विज्ञान स्थायी है किंतु परिवर्तनशील है। वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने में प्रेक्षण एवं प्रायोगिक प्रमाण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित हैं।
विज्ञान का कार्य करने का कोई एकल मार्ग नहीं है। तो देखिए विज्ञान स्थायी किंतु परिवर्तनशील है, ये सही है। वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए प्रेक्षण एवं प्रायोगिक प्रमाण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान का कार्य करने का कोई एकल हल नहीं होता, ये भी बात ठीक है। तो सही आंसर है 17 का, जो इससे सहमति नहीं रखता वो है ऑप्शन नंबर 3। वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित है, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 18, एक खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे? यानी ओपन बुक कंपटीशन जो होती है, इसमें क्या है, महत्वपूर्ण नियमों एवं सिद्धांतों के कथन देंगे, या सार्थक घटनाओं की परिभाषाएं, अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग, सार्थक संबंधों का व्युत्पन्न। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग। प्रश्न नंबर 19 है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को प्रस्तावित करते हुए निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है? ऑप्शंस है, एक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बीच विभेदन या अंतर स्पष्ट कीजिए, व्यक्त कीजिए। दूसरा है, विद्यार्थियों के परिवर्तन के विषय में प्रतिदिन के अवलोकनों एवं अनुभवों पर एक परिचर्चा प्रारंभ कीजिए। तीसरा है, रासायनिक अभिक्रियाओं का संप्रत्यय प्रस्तुत या प्रस्तावित कीजिए। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों का अर्थ समझाइए। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थियों के परिवर्तन के विषय में प्रतिदिन के अवलोकनों एवं अनुभवों पर एक परिचर्चा प्रारंभ कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः वैज्ञानिक साक्षरता का एक घटक नहीं माना जाता? नहीं वाला देखना है। ऑप्शंस हैं, सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर संसूचित विकल्प देना, वैज्ञानिक रुचि के विषयों पर मीडिया रिपोर्टों का बोध, कारक प्रभाव संबंधों को पहचानने की योग्यता, शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने की योग्यता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक है कि सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर संसूचित विकल्प देना, वैज्ञानिक रुचि के विषयों पर मीडिया रिपोर्टों का बोध, ये भी ठीक है। कारक प्रभाव संबंधों को पहचानने की योग्यता। तो प्रश्न नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 की शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने की योग्यता, ये महत्वपूर्ण घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, शिक्षक को यह मानकर आधारभूत संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते। S2 कह रहा है, स्टेटमेंट 2, विद्यार्थियों के अंतर्जात अंतर्दर्शी विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है कि शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते। शिक्षार्थी अपने समाज से, परिवेश से कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हैं। और दूसरा है, विद्यार्थियों के अंतर्जात अंतर्दर्शी विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणा रखते, ऐसा नहीं है, उनके पास कुछ सच्ची या सही घटनाओं की भी जानकारी होती है। इसीलिए प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। S1 और S2 दोनों सही नहीं है या दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 22, बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है। बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है, निम्नलिखित में से किसका उपरोक्त कथन निरूपण करता है? किस चीज़ का? प्रतिमान का, परिकल्पना का, अनुरूपता का, अवलोकन का। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुरूपता, यानी सादृश्यता भी जिसको कहते हैं कि जैसे बैटरी जल में है वैसी परिपथ में एक, जैसे जल में एक पंप होता है वैसी परिपथ में बैटरी काम करती है, सीधी सी बात ये है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षा में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणा कम हो जाती है। परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। सही उत्तरों को दोहराए जाने द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं को चुनौती दी जा सकती है। त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। यानी जो भी आप त्रुटिपूर्ण, जब गलतियां हो रही हैं तो आपके लिए नई नई टेक्निक्स लानी पड़ेगी। कन्वेंशनल जो मेथड है, परंपरागत शिक्षण रणनीतियां, वहाँ पे वो काम नहीं करेंगी। प्रश्न नंबर 24 है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है? कंबल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म रखते हैं। तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित करते हैं और खोते हैं। उसका गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा, यहाँ पे होगा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है।
तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तापमान एक विशेष सामग्री विशेष का गुण होता है। तो इसमें बच्चे आपसे प्रश्न भी कर सकते हैं कि किस सामग्री का टेम्परेचर कितना होता है, कितना होना चाहिए, इस तरह से। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते? सेलुलोज किससे बना होता है? क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो इसमें देखिए बाकी सारे जो प्रश्न हैं उनके लगभग एक ही उत्तर होगा, यानी उन सभी के उत्तर एक एक आएगा। कहने का मतलब ये है उसके अन्य उत्तर नहीं होंगे। लेकिन प्रश्न नंबर जो तीसरा होगा, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, इसमें बच्चे को एक तरह से खुले अंत वाला प्रश्न है। अलग तरह की सोच डेवलप होगी, अलग अलग उनके उत्तर भी आएंगे। इसलिए प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 26 है, सूची छिद्र पिन होल कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? प्रकाश छोटे से छेद में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित करता है। तो पिन होल जो कैमरा होता है उसमें क्या होता है, सामने एक पर्दा होता है जहाँ पर इमेज कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसमें ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए यानी समूह शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? ये बृहत अमाप वाली कक्षाओं के लिए प्रभावी रणनीति, यानी बड़ी जो कक्षाएं उनके लिए। दूसरा है विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती। सुविज्ञता का मतलब है डाइवर्स, विविधता वाले। यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता? तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है, साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। प्रश्न नंबर 29 है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए इसमें क्या एक्सटेंडेड लर्निंग की बात की गई है। तो इसमें क्या है, बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। इनमें से कुछ में विद्यार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षक एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती है। इसमें आपको सही नहीं है वाला चुनना है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है, जो कि बात गलत है। प्रश्न नंबर 30, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान यानी क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर इन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? थर्मामीटर के अल्पतांक या न्यूनतम गणना पर ध्यान देना, यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं। अगला है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। चौथा है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, क्वथनांक को 100 डिग्री मापना। तो इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे अल्पतमांक है ये भी जरूरी चीज़ है, और थर्मामीटर की बीकर की दीवारों को छुए नहीं ये भी ध्यान रखना है, और लटकाने के लिए स्टैंड का कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये सारे इंडिकेटर हैं। अब क्वथनांक को 100 डिग्री मापना ये इतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, और ध्यान रखिए जब भी आप साइंस, मैथ या पेडागोजी के क्वेश्चन करें तो उनका इंग्लिश वर्जन एक बार ज़रूर देख लें। इंग्लिश वर्जन की डायरेक्ट जो लैंग्वेज ट्रांसलेट होकर आती है गूगल के थ्रू, वो काफ़ी हिंदी जो है उसकी क्लिष्ट होती है, टफ होती है। तो कई बार जो है इंग्लिश वर्जन सरल होता है, तो एक बार उसको भी ज़रूर देखें और तभी आंसर टिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।